वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करेंगे। अब चलिए चलते हैं, बिना सेशन को देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135, यानी 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जब एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे हल में यहाँ 225 बड़ा है 135 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब चलते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है ए बराबर, इसको मानते हैं ए, इसको बी, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलते हैं, अब इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यानी चरण वन में हम पहले 135 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना में 225 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में, यानी कितना हो जाएगा 135। एक 0 और कितना 12 9, ये तो कट जाएगा, यानी कितना बच गया 90। तो हम लिखेंगे ए बराबर, यानी 225 बराबर बी क्यू 135 गुणे 1 प्लस 90। ठीक है। फिर इसी तरह से चरण टू लेते हैं। चरण 2 में फिर हम अब इसको और इसको साथ लेंगे, यानी एक क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हमें प्राप्त हो जाए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये हो गया, यानी एक बार में हमको जाएगा 90, यानी कितना हो गया 5 और कितना 4, ये हमें मिल गया। चरण 2 में लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। ठीक है। फिर लेते हैं यहाँ पर, चरण 3 लेते हैं। चरण 3 में डिवाइड करेंगे, यानी कितना 45 से 90 में, तो कितना हो जाएगा 2 बार में 90, यानी कितना हो गया 0, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब हमने बोला था कि एक कंडीशन जब तक करते रहेंगे, यानी जब तक डिवाइड देते रहेंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आए तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो शेषफल होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी हमारा एचसीएफ हम लिखेंगे अतः HCF
135 225 का एसीएफ बराबर हो जाएगा यानी 45 आंसर। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन बनाया, यानी पहला क्वेश्चन दिया था इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका से हमें एसीएफ ज्ञात करना है 130 यानी 135 और 225 था। हमने ए यानी ए बड़ा होगा बी से, तो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका कहता है यहाँ पर छोड़े हैं जहाँ आर का मान जो होगा यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एसीएफ फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने निकाल लिया है, यानी इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हमने एसीएफ निकाला जो 45। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा हमको दिया है 196 और 3 यानी 38,220 यानी 38220। इसका हमें क्या करना है, एसीएफ ज्ञात करना है इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। तो हम यहाँ लिखते हैं हल में देखते हैं कि यहाँ 38220 क्या है, बड़ा है 196 से। तो बड़ा है तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका से इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय कहता है ए बराबर, इसको ए मानते हैं इसको बी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर का मान जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और लेकिन बी से छोटा। अब हम लोग लेते हैं चरण वन में हम लोग लेते हैं, तो यहाँ डिवाइड करते हैं 196 से 38220, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 195 बार में टोटल संख्या कट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 220, यानी इसका शेष क्या आ गया 0 आ गया, तो कहेंगे 38220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। जब 0 आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एसीएफ लिखेंगे तो अतः हो जाएगा, अतः 196 38220 का एसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 196 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने समझ लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 867 और 255 का एसीएफ ज्ञात करना है इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हल करते हैं, यानी 867 बड़ा है 255 से, तो यहाँ कहेंगे इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से कहेंगे, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय से कहेंगे
यानी होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा। अब हम लोग कहेंगे, तो यहाँ से अब लेते हैं चरण वन लेते हैं। चरण 1 में हम डिवाइड करेंगे 2 to 5 से, कितना 8 6 7 कवर में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा। 5 3 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6 1 7 और 3 दूना के 6, नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा, देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 4 से 5 के 20 के 0, 5 दूना के 10, ओ सॉरी, यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिए हैं। यहाँ पर दिया है 255 दिया है, 255, और क्या दिया 867, यही क्वेश्चन नंबर दिया है हमको 867। तो 3 से जाएगा, 5 3 15 के 5, 5 3 15, 1 16 के 6, 3 दूना के 6 1 7, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 201। और फिर हम लिखेंगे प्रथम चरण में, यानी 867, इसको ए और बी, 867 बराबर हो जाएगा, यानी बी क्यू यानी 255 गुणे 3 और प्लस 102। फिर इसी तरह लेते हैं चरण 2 में लेते हैं। चरण 2 में क्या है लेंगे, चरण 2 में लेने से पहले यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर चरण 2 में लेने से पहले यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर यानी डिवाइड करेंगे 102 से 255 में, क्योंकि इसको और इसको लेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा हमको 2 बार में, 2 दूना के 4 0 2, तो कितना 15 हम लिखेंगे। चरण 2 में 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, ठीक है। अब फिर लेंगे इसी तरह चरण 3 में। चरण 3 में हम लोग देखेंगे, यानी इसको इससे, यानी 51 को 102 से क बार में जाएगा 2 बार में, 102 यहाँ पर 0, यानी कहेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। हमने कहा था ये क्रिया, ये चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चलेंगे और जब तक करेंगे जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाए। तो हमारा शेषफल 0 आ गया तो जस्ट शेषफल 0 से ऊपर वाला जो शेषफल होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे अतः 867 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 51, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 3 टिक करके रख लेंगे, ताकि ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है और शायद पूछने की संभावनाएं हो सकती है। और एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अगले साल यानी पूछने की संभावना बन सकती है, यही 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।
यानी हमको कहा गया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे यानी देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन क्योंकि बुक में है, हम वीडियो के फर्स्ट में ही सारे क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। वीडियो के फर्स्ट में ही सब लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है, नहीं तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 2 को हम फिर से दोबारा पढ़ दे रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक, हमने फर्स्ट वीडियो में ही सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बारे में बताया। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, सम विषम पूर्णांक क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में ही हमने बताया हुआ है। तो हम लोग विषम पूर्णांक के बारे में, यानी विषम पूर्णांक बोल रहा है के रूप का होता है तो जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने माना पहले लॉजिक लेते हैं, यहाँ पर लॉजिक के रूप में हम जानते हैं कि a बराबर होता है BQ+R, जानते हैं। तो लॉजिक के रूप में जैसे लिख देंगे 6q+1 6q+2 6q+3, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि b का जो मान होगा इसके तुलना में करेंगे तो कहें q का के गुणांक को है 6 है, तो कहेंगे b का मान क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो b का मान क्या होगा तो 6 होगा। तो अब हम लिखते हैं माना a1 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो 6 से कम होगा, माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या होगा कम होगा। तो हम कहेंगे कि जब भी r का मान होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होगा r का मान स्पेशली, ठीक है। और यहाँ पर तो r बराबर हम लिख सकते हैं, r बराबर होगा 0 1 2 3 4 और 5 तक, क्योंकि 6 है, यहाँ b का मान क्या है 6 है। तो 6 जब लिए हैं तो 6 यानी हम कह सकते हैं कि b बराबर 6 हो सकता है होगा। तो अब b का मान 6 हो गया तो 6 से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि r का मान जब भी होगा b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो हमने लिया 0 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यानी कहता है a बराबर BQ+R। हम तो लिख भी किए हैं, r का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा। अब लेते हैं केस 1 में हमने लिया है r बराबर 0। जब r बराबर 0 लेंगे तो कहेंगे a बराबर हमको हो जाएगा, यहाँ से 0 जब रखेंगे आप b का मान 6 तो 6q+0, यानी कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा 6q, यानी 6q होगा। लिखेंगे यहाँ पर जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है तो 6 से
गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। यानी कहेंगे जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है तो 6 से गुणा करने पर क्या हमें प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग चलते हैं केस 2 में। अब केस 2 में हमने क्या लिखेंगे, अब r बराबर क्या लेंगे 1, क्योंकि 0 लिए थे। r बराबर 1 लेंगे तो हम लिखेंगे a बराबर होगा 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 इसको लिखेंगे जहां q कोई विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक होगा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगा, यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या प्राप्त होगा। तो विषम संख्या, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर लेते हैं केस 3 में। केस 3 में लेते हैं r बराबर 2 लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। यानी लिखेंगे जहाँ q कोई विषम पूर्णांक है तो 6 से गुणा करने पर हमें गुणा करके जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगा। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं। हम आप लोग को एक चीज बता देते हैं कि जब भी कोई सम संख्या हो, अगर विषम संख्या से गुणा करके और कोई और नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो और नंबर यानी विषम संख्या प्राप्त होगा। जब भी कोई सम संख्या हो उसमें विषम संख्या से गुणा करके सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो सम संख्या प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी कोई सम संख्या और विषम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, तो भी इसमें लिखने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 6q जो है विषम पूर्णांक है तो गुणा करके सम संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि 2 सम संख्या है, सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी सम संख्या प्राप्त होता है। डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ जहाँ q कोई विषम पूर्णांक हो तो सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया है q 6q प्लस 1। हमने कहा है कि विषम संख्या, अगर सम संख्या में विषम संख्या गुणा करेंगे सम संख्या प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर किए हैं क्या, एक क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है, तो एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, केस 4 में लेते हैं। केस 4 में r बराबर 3 लेते हैं। इसी तरह करेंगे a बराबर 6q प्लस 3। अब लिख देंगे यहाँ पर विषम संख्या, बस यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर उसी तरह केस 5 में लेंगे। केस 5 में r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। ये क्या होगा, हमें सम संख्या प्राप्त होगा।
संख्या प्राप्त होगा। एक चीज हम एग्जाम्पल इसका देकर समझा देंगे। केस 5 हो गया और एक केस 6 हम लेते हैं। केस 6 लेंगे तो केस 6 में हम लोग लेंगे r बराबर 5। जब 5 लेंगे तो a बराबर लिखेंगे 6 प्लस 5, लिखेंगे क्या, विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो विषम संख्या प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि अतः इसको समीकरण क्या मानते हैं, 3। समीकरण 3 मानते हैं। समीकरण 3 अतः हम कहेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये लिखने के लिए क्वेश्चन में ही लास्ट में दिया है। क्वेश्चन में लास्ट में हमें दिया है कि 6q1 या 6q3 या 6q5 के रूप का होता है, तो यही लिख देंगे कि धनात्मक विषम सभी विषम धनात्मक अतः सभी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमारे दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एक चीज हमने क्या बताया था कि हम आप लोग के सामने एक चीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमने बताया था कि सभी विषम सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का गुणा सम पूर्णांक होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल हम कैसे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे मान ले रहे हैं सम पूर्णांक कोई मान ले रहे हैं 4 ले रहे हैं और विषम पूर्णांक क्या है 3 है, तो इसका मल्टीपल करेंगे कितना 12 आएगा। एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। जैसे हम ले रहे हैं कि 6 ले रहे हैं और 5 क्या है, विषम संख्या है, इसका मल्टीपल करेंगे 30 आएगा जो कि सम संख्या होगा। और इसी में हमने एक चीज बताया कि सम संख्या से विषम संख्या का गुणा करेंगे और प्लस करेंगे और नंबर। जैसे एक और एक चीज आया था, जैसे 4 गुणे 3 और प्लस 1 कर देंगे तो हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ। कैसे, देखिए 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसीलिए हमने विषम संख्या लिखा था। ठीक है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब लिखा था 6q प्लस 1 तो इसको हमने लिखा है विषम संख्या प्राप्त होगा। तो विषम संख्या कैसे प्राप्त होगा, देखिए यहाँ 6 की जगह पर क्या है 4 है, q की जगह पर क्या है 3 है और प्लस 1 तो है ये है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे यानी सम संख्या का विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमने तो जाना है कि सम संख्या प्राप्त होगा। प्लस सम संख्या में किसी और नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हमको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ा कि वहाँ पर हमने ये चीज़ नहीं बता पाए थे कि सम संख्या का विषम संख्या से गुणा होता है तो कौन सी प्राप्त होता है, और उसमें अगर विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, 6 गुणे 5 और प्लस 2, इसको कहते हैं सम संख्या। कैसे, देखिए 30 और प्लस 2 कितना हो गया 32 हो गया, यानी 32 प्राप्त हुआ। हमने इसको लिखा था ना सम संख्या के रूप में, जैसे हमने लिखा था कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, जो कि क्या हमने लिखा था कि q जो है विषम धनात्मक पूर्णांक होगा तो गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, प्लस सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 3 पर
क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, बल ध्यान सुनिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, जब भी क्वेश्चन में अधिकतम बोल दे तो हमको डायरेक्ट उसका क्या एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एचसीएफ। ठीक है। अगर न्यूनतम संख्या बोलेगा तो हमें एलसीएम निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पर हल देखते हैं क्वेश्चन का। यानी टोटल संख्या, यानी टोटल सदस्य संख्या कितना है, यानी परेड में सैनिकों की संख्या कितना है। यानी प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से कुल सैनिकों की संख्या कितना है। कुल किसी परेड में 600, यानी कुल सेना की संख्या, सेना की संख्या कितना दिया है? 616। और दिया है कितने, और टुकड़ी में कितने बढ़ रहे हैं, यानी 32 सदस्यों वाली एक एक टुकड़ी, यानी एक सदस्य में 32 होते हैं। यानी एक टुकड़ी में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 32। जब 32 हो गया तो अब हमका डायरेक्ट बोल रहा है कि अधिकतम कितने, यानी बोल रहा है कि बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की संख्या, तो हम कहेंगे यानी 616 32 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। अब हमको कहा नहीं है कि एचसीएफ किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से मेथड से, यानी किसी फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं, और यूक्लिड विभाजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या डिवाइड मेथड से ही यूज कर लेते हैं इसका। यानी करेंगे क्या, यानी 32 से करेंगे 16 करेंगे, यानी कितने बार में जाएगा? तो 5 बार में तो नहीं जाएगा। 15 10 15 10 और 5 15 116 10 बार में नहीं जाएगा। 11 जाएगा। ये कितना जाएगा? 32, यानी 19 बार में जाएगा। 19 से कितना? 19 दूना के 38 के 8 हासिल 3 बच गया। 19 या 57 3 60 हो जाएगा, यानी 608। तो घटेगा कितना हो जाएगा? 8, और इधर तो 0। अब एचसीएफ 32, यानी कितना होगा? 4 बार में 32, यानी शेष कितना बचा? 0। तो हम कहेंगे एचसीएफ कौन सा है, यानी एचसीएफ बराबर कितना होगा? एचसीएफ हमारा कितना? 8 हो गया। तो हम कहेंगे यानी अधिकतम कहेंगे अतः स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना? 8 होगा। लिखेंगे अतः। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो